अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी, और हरिमोहन जी को सभी लोग जानते हैं, उनके चैनल पे भी जाते हैं और जगह भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। आरजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने बुलाया और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बुलाया। मुझे और बड़ा इतना अच्छा लगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जितने मेरे दोस्त हैं इंडिया में जो मेरे साथ चैनल पे आते हैं, मुझे उनमें इस टॉपिक के लिए आपसे बेटर कोई नहीं लगता। अब जिसको नाराज होना है वो हो जाए ये सुन के, लेकिन मैं आपको ये और पूछना मैं चाह रही दूसरी बात बताऊं, आज मैं जो दिन में टॉपिक किया वो बड़ा एक मजाक मजाक में किया था। हूँ। अच्छा, लोग नॉर्मली मेरा ये पसंद भी, नेचर नहीं है। लेकिन ऐसे होना चाहिए। लोग जो है वो टेंस किस्म के सब्जेक्ट्स को भी अगर आप थोड़ा लाइटर उसमें बताएं तो पसंद करते हैं। लेकिन हमारे एक बड़े काबिल किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं शब्बर जैदी, सैयद शब्बर जैदी साहब। और कई बार वो इंडियन चैनल पे भी मैंने उन्हें देखा, मेरे चैनल पे भी एक आध बार आए हैं। उनकी ट्वीट है आज, वो कह रहे हैं कि जी जम्मू कश्मीर में बीजेपी हार चुकी है, और उमर अब्दुल्ला जो हैं वो आकर जो है 370 भी वापस आता हुआ उन्हें दिख रहा है। और नीचे कमेंट्स कर बहुत ऑड किस्म के उनको जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है जो वो कह रहे हैं? हमारे यहाँ कहते हैं अर्ध सत्य, हाफ ट्रुथ। हाफ ट्रुथ क्या है? और इसे हाफ ट्रुथ भी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे क्वार्टर ट्रुथ, वन फोर्थ। हम्म। देखिए, पहली बात, जम्मू और कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जम्मू में 28 सीट्स जीती है, जो अपने आप में सबसे ज्यादा है। तो यानी जम्मू में बीजेपी नहीं हारी है, जम्मू में जीती है। कश्मीर में बीजेपी को वोट्स नहीं मिले उस परसेंटेज में जो कि होने चाहिए। अगर आप इसे फैक्चुअल फॉर्म में देखेंगे तो कश्मीर में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, दैट इज 25.63%। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें उमर अब्दुल्ला आ रहे हैं, उसको कश्मीर में या J&K में वोट्स मिले हैं 23.44%। यानी अगर हम मोटे तौर पर देखेंगे तो मोर देन 2% का डिफरेंस है वोट्स में, अगर आप वोट्स की फॉर्म में देखें। यानी अगर यहां कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की फॉर्म में कुछ होता या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की जगह पर परसेंटेज वाइज होता तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती। ये हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है जिसमें कई बार कम परसेंटेज वाले को भी ज्यादा सीटें मिल जाती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई दिया, खासकर इसमें उमर अब्दुल्ला की पार्टी की फॉर्म में दिखाई दिया। अब जो आपके सैयद जैदी साहब हैं, ये क्या कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जिस उमर अब्दुल्ला को अभी आप कह रहे हैं कि ये बड़ा बड़ा बढ़िया तरीके से जीत गया और सब चीजें, जब ये लोकसभा के अंदर इलेक्शन हार गया था तब इसके बारे में कुछ कसीदे पढ़े गए थे या नहीं पढ़े गए, या फिर इससे मतलब देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन जो है वो अलग है। तीसरी एक चीज और समझनी पड़ेगी, कश्मीर के अंदर भी ऐसा नहीं है बीजेपी को आउटवर्डली रिजेक्ट कर दिया गया। पाकिस्तान परस्त एक लीडर होती थी जिसका नाम है महबूबा मुफ्ती। यहां तक कि उसकी बेटी जो है सैयदा मुफ्ती समथिंग कुछ ऐसा ही नाम है, वो इलेक्शन हार चुकी है। हमें ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती से ज्यादा वोट परसेंटेज कश्मीर में, या महबूबा मुफ्ती से ज्यादा वोट्स कश्मीर में बीजेपी को मिले। कश्मीर वाले पार्ट में नो डाउट जो भी वोट्स मिले हैं उसमें उमर अब्दुल्ला को सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट्स मिली है, सीट्स भी सबसे ज्यादा है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम मोटे तौर पर देखें तो दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कश्मीर वैली में, हबा का दल और गुरेज, ये ऐसी हैं जहां बीजेपी सेकंड पोजीशन पर है। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में सेकंड वाले को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड वाला वो है जो है वो अगली बार फर्स्ट होने के चांसेस उसके ज्यादा है, उसे थोड़ा सा और मेहनत करनी होती है। उसके बाद सीधी सी बात ये है कि पीडीपी से ज्यादा वोट्स मिले हैं कांग्रेस। अच्छा, एक चीज और यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर एक डोडा सेक्टर है। मजे की बात यह है, उस डोडा सेक्टर में आम आदमी पार्टी को एक सीट मिल गई। एनीवे इमेजिन, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, उसे डोडा के अंदर एक सीट मिल गई। अब आम आदमी पार्टी वाले तो उसी में नागिन डांस कर रहे हैं, नाच के डांस कर रहे हैं कि हमें एक सीट वहां मिल गई जो अनएक्सपेक्टेड थी, मिलने वाली नहीं थी। हुआ ये है कि वहां पर
जो पीडीपी थी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और बीजेपी, तीनों ने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े किए और तीनों के वोट्स डिवाइड हो गए, तो चौथा नंबर वाला जो था वो जीत गया। ये हमें और आपको समझना होगा कि अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को सीट मिल गई। तो डांस ऑफ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ। अच्छा, दूसरा सैयद जैदी साहब से एक बात पूछनी थी। जो 8 फरवरी को, आपके यहाँ जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे। 8 फरवरी को पाकिस्तान में जिस तरीके से इलेक्शंस हुए थे, उसमें पाकिस्तान वो प्लास्टिक के डब्बों की चोरी, उसके बाद न जाने कितनी सारी वीडियोस शोर शराबे की, हो हल्ले की, लड़ाई झगड़े की, गोलियां तक चलने की, खून खराबे की, यहां तक कि आपका वो जो कोई एक तो इलेक्शन कमिश्नर किसी शहर का था, वो खड़ा होकर कहता है कि मैं यहां से रेजिग्नेशन दे रहा हूं क्योंकि मेरे को मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। उसके बाद एक कैंडिडेट खुद कहता है यार मैं तो हारा हुआ था, तुमने मुझे जबरदस्ती कैसे जिता दिया। क्या आपको एक भी शिकायत नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई दी या सुनाई दी कि बीजेपी ने यहां पर बेईमानी करी? मतलब एक बार कोई एग्जांपल तो दे दे। अब दूसरी बात, आप में से कोई, पूरी दुनिया में कोई एक बार एलिगेशन ये लगा सकता है कि बीजेपी ने यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाए? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, जैसे कि 1984-5 में हुए थे। 1985 में क्या हुआ था, राजीव गांधी और उमर अब्दुल्ला, राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला, जिस उमर अब्दुल्ला की ये दुहाई दे रहे हैं कि भाई उमर अब्दुल्ला जो है वो महान लीडर है और समथिंग, और वो जीत गया है। अब वही वाली बात है ना, देखिए माफ कीजिएगा, आप लोग बड़ा कम या अधूरा ज्ञान रखते हैं। अधूरा ज्ञान नहीं, जो होता है मतलब लिमिटेड या हाफ नॉलेज जो होती है, या यूं कहे पार्शियल नॉलेज जो होती है, वो ज्यादा डेंजरस। वो नीम हकीम खतराए जान वाली बात होती है कि आधा अधूरा ज्ञान है तो जहर की गोली भी पता नहीं कहां कहां चढ़ा देगा और बंदा मर जाएगा। और कई बार तो ये होता है कि दो कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन खिला दे तो बंदा मर जाए। देखिए एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले यहां हमारे को समझना होगा कि 1985 का जो इलेक्शन था, जितना ज्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में था, करप्ट फॉर्म में था, उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कश्मीर जिस डेमोक्रेसी के लिए तरस रहा था, वो असलियत में इस मोदी ने ही वहां पर इम्पोज भी नहीं किया, इम्प्लीमेंट किया। कैसे? 1985 में क्या किया कि जितने भी पंचायत इलेक्शन से लेकर विधानसभा यानी जो असेंबली इलेक्शन थे, उन सब में एक इलेक्शन ऑफिसर को बिठा दिया, और वो जो सिंगल इलेक्शन ऑफिसर था वो सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर में बैठा, यानी किसी को कुपवाड़ा से लेकर डोडा से लेकर एक्सट्रीम इलाकों से अगर फॉर्म भरना है तो वो 2-3 दिन का, कई बार क्योंकि उस टाइम सड़कें भी अच्छी नहीं थी, सफर करके आता और श्रीनगर में फॉर्म भरता। उसमें मजे की बात ये कि शुरू के कई दिन तक जो ऑफिसर था वो बैठा ही नहीं, जिसके पास फॉर्म सबमिट हो, वो मिलता ही तब था जब किसी कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी बंदे ने फॉर्म लेना होता था, बाकी किसी के फॉर्म रिसीव ही नहीं करता। अब ना फॉर्म सबमिट होंगे, ना इलेक्शंस के अंदर उसको वोट मिलेगी, ना कुछ, यानी धांधली हुई थी। उसके बाद लोगों को गुस्सा आया, इंसर्जेंसी हुई, लोग भड़के, जो भी XYZ था, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन आप ये देखिए, उसके बाद कश्मीर में कभी भी 20 और 25% से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई। यहां तक कि कई बार हमारी आर्मी को भी उनको कहना पड़ता था कि भाई चलो यार वोट डाल दो, तो वो कहते थे नहीं आप चले जाओ, जो टेररिस्ट हैं वो हमें आके मार देंगे। 20-25% से कभी ज्यादा वोट होता नहीं था, और पाकिस्तान उसमें शोर मचाता, जोर जोर से शोर मचाता था कि पाकिस्तान इंडिया में डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रखा है, मतलब 20% वोट भी नहीं पड़ते, इसका मतलब वो वोट ना पड़ने का मतलब है कि कश्मीरी जो है वो डेमोक्रेसी को, इंडियन डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करता, वो इंडियंस को भगा देना चाहता है। इस बार कितने वोट पड़े हैं मैडम? 60%, 70% के आसपास वोट्स पड़े हैं। आपके यहाँ की परसेंटेज, पाकिस्तान की पंजाब की परसेंटेज से भी ज्यादा वोट्स हैं यहाँ पे कई जगहों पे। अच्छा, मैक्सिमम जो है वो 70%, एवरेज 60%। ओके, एवरेज 60%, मैक्सिमम 70%। कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं मैं, जम्मू की बात नहीं कर रहा, कश्मीर वैली में। अच्छा, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट, गोलीबारी, शोर शराबा, बूथ कैप्चरिंग कुछ, या कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसी एक खबर मुझे बता दे, मैं मान जाऊंगा। आपको ये खबर नहीं मिलेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, उसके बाद किसी जगह पे ऐसा हुआ कि बीजेपी ने साफ कह दिया हो कि भाई हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, सॉरी हमारे को वोट नहीं दिया तो गोली मार देंगे। भाई बीजेपी का कश्मीर में ना जीतना,
ये आप अपने तरीके, ये जो महोदय हैं ये अपने तरीके से देख रहे हैं और हम अपने तरीके से देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कश्मीर वालों ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। हम इसे ऐसे देख रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए और इतनी ईमानदारी से हुए कि कश्मीर के अंदर बीजेपी जैसी पार्टी को एक भी सीट नहीं आई, तब भी बीजेपी वाले उसे विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं कि वेरी गुड, हमने जो इलेक्शंस करवाए वो फ्री थे, फेयर थे, ईमानदारी से करवाए गए और उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तीसरी बात, जिन लोगों को 7 साल मतलब 4 साल उनको डिटेंशन में रखा गया, एक तरीके से नजरबंदी रखी गई, हाउस अरेस्ट में रखा गया, वो बंदा बाहर निकलता है और इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन जीत जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्शन जीतता है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलती है, 42 सीट्स निकलती है जबकि 45 का मेजॉरिटी मार्क है। इसका सीधा मतलब ये है कि वहां पर फ्री एंड फेयर हुआ था, कोई बायसनेस नहीं थी, जिसने जिसको वोट देना है दे दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। नतीजा आप लोगों के सामने है। अब इस चीज को आप कहें कि नहीं यहां तो मोदी को रिजेक्ट कर दिया, अरे भाई सीधी सी बात ये है, कई बार क्या होता है, हार्ट सर्जरी करवाने के बाद अगर आप देखते हैं तो पहले दिन बंदा दौड़ने नहीं लग जाता, ठीक है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को वोट्स मिले हैं। कई 2 जगह पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, रनर अप है, इसका मतलब 2 जगह पे लोगों ने इसको वोट दिया है और कई जगह पर 3rd नंबर पर है, 4th नंबर पर है। यानी वहां पर बीजेपी, जहां पहले बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलता था, 10 वोट भी नहीं मिलते थे, कैंडिडेट खड़ा करने के लिए नहीं मिलता था, इस बार बीजेपी को 5-5, 6-6 हजार वोट्स मिले हैं। लेकिन सर हर पार्टी हर जगह तो पॉपुलर नहीं हो सकती, ये भी तो समझना होगा लोगों को। अब ये आप लोगों को समझाना है ना, ये तो मैं उसी चीज पर आ रहा था कि पॉपुलर नहीं हो सकती, इसका मतलब जहां पहले बीजेपी को 20 वोट नहीं मिलता था, इस बार अगर मानिए 5, 7, 10 हजार, 15 हजार लोग पसंद कर रहे हैं, यानी बीजेपी का झंडा उठाते हुए घूम रहे हैं, और पीडीपी महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उसको किसी ने पूछा तक नहीं, तो आप अंदाजा लगाइए। और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी ने बहुत प्यार से कहा कि ठीक है, कश्मीर के लोगों ने ये कहा कि हम लोग जो हैं वो बीजेपी को पसंद नहीं करते, हमें यहाँ का लोकल चाहिए, ओके आपका लोकल जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब तीसरी बात यह है, सैयद जैदी साहब जो कह रहे हैं कि अब उमर अब्दुल्ला आ गया है, अब वो 370 वापस ले आएगा, वेरी गुड। क्या ये सच में स्कॉलर थे या इकोनॉमिस्ट, ना 12वीं तक पढ़ी थी और उसके बाद इकोनॉमिस्ट बना दिया था इनको? किसी यूनिवर्सिटी में कोई पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट की डिग्री हो और वो अच्छी यूनिवर्सिटी से बिना पैसे दिए ली गई हो, क्योंकि कई बार देखिए एक्चुअली क्या होता है, जहां तक मुझे भी पता है, अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये गांव के नाम है, कैम्ब्रिज गांव का नाम है, उसमें कुछ कई सारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी बन गई तो वो यूनिवर्सिटी हो गई। अब उसमें सारे एक लेवल के कॉलेज है वैसा भी नहीं है, चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि सारे एक लेवल के कॉलेज हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सारे ऑक्सफोर्ड के या सारे कैम्ब्रिज के कोर्स कर रखे हो और सब चीजें। कई बार फॉरेन कंट्री में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनका जो स्टैंडर्ड है वो आपकी लाहौर यूनिवर्सिटी से भी लो लेवल पर होगा। अब वहां से अगर आप डिग्री लेके आ गए हैं और पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कि फॉरेन रिटर्न और फॉरेन में पढ़ के और मैं इकोनॉमिस्ट भी हो गया और इसलिए मेरे को फॉरेन मिनिस्टर बना दो, फाइनेंस नहीं सर, काबिल आदमी है, ऐसा नहीं है, हो सकता है उनका अंदाजा गलत भी हो, लेकिन काबिल आदमी है। आरज़ू मैं मानता हूं, आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो बहुत काबिल आदमी है और वो उनकी काबिलियत फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर दिखाई दी थी जब इमरान खान अपनी 8 भैंसे बेचकर पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधारने की बात कर रहा था। अगर ये उस टाइम पर मौजूद थे और पाकिस्तान इमरान खान को ये कह रहे थे जी 8 भैंसे बेच दो और क्या नाम है बिजली का बिल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का कम कर दो और पाकिस्तान चल जाएगा, या जो पीएम हाउस है उसे उठाकर आप क्या नाम है होटल बना दो या रिजॉर्ट बना दो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर जाएगी, तो माफ कीजिएगा मैं ऐसे इकोनॉमिस्ट से दूर से ही सलाम करूंगा, मेरे को उससे कोई उम्मीद है नहीं। जिस इंसान को रेशियो ही नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ जो क्या कहते हैं बजट ही नहीं पता, तो कैसे काम चलेगा भाई? सीधी सी बात है, इंडिया का जो अप्रोक्सीमेट बजट है, अप्रोक्सीमेट बजट जो है वो 45 लाख करोड़ रुपीज से 55 लाख करोड़ रुपीज का है।
मैं आपको जो एक चीज बता रहा हूं, 55 लाख करोड़ रुपीस का इंडिया का बजट है जहां तक मुझे याद है, और अगले 2 साल में 75 लाख करोड़ रुपीस का बजट। ओके, अब उसके बाद हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब $4 ट्रिलियन रेशियो वर्सेस अगर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर 1000 करोड़ रुपीस पर एनम का खर्चा है। यानी आप इसे ऐसे देखिए कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 1000 करोड़ रुपीस का खर्चा हो रहा है और मेरी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की है। तो यानी ये है कि 50 करोड़ रुपए की इकोनॉमी चलाने के लिए मुझे 1000 रुपए साल में खर्च करने हैं। तो मेरे हिसाब से 1000 रुपए कुछ भी नहीं है। या फिर 75 लाख रुपए का मैंने बजट बनाया है, उसमें मुझे 1000 रुपए खर्च करने, तो 75,000 रुपए का बिजनेस करने के लिए अगर मैं 1000 रुपए खर्च कर भी देता हूं उस बिजनेस को चलाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपए खर्च करने में क्या बुराई है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि 1000 रुपए कमाने वाला बंदा 1000 करोड़ की अगर बात सोचने लग जाएगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा, वो 1000 के कंपैरिजन में वॉल्यूम देख रहा है ना। यानी इमरान खान आम आदमी की तरह खड़ा होके प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के खर्चे को देख रहा है, जबकि उसे ये समझ में आना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बैठ के उसे पूरे पाकिस्तान को चलाना है। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बिजली के बिल कम करके तुम पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं सुधार सकते। पाकिस्तान की इकोनॉमी उधार लेके नहीं सुधरेगी। ये तो आम आदमी भी समझेगा, इमरान खान का ये बात तो आम आदमी भी कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इमरान खान तो वैसे बेच के इकोनॉमी चला रहा था, और ये जो आपके इकोनॉमिस्ट है ये उनके सलाहकार होते थे, एडवाइजर होते थे। अब ऐसे में फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं पढ़े लिखे, और अगर ऐसे पढ़े लिखे तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और इसी रिस्पेक्टफुल में आपकी जो जैदी साहब है उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने अभी जो रिफॉर्मेशन बिल आया है वो पढ़ा है। उस बिल के अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि भाई सीधी सी पहली बात तो 370 इंपोज करने का या बनाने का जो राइट है वो पार्लियामेंट के पास है, और उमर अब्दुल्ला की पार्टी का एक भी मेंबर पार्लियामेंट में नहीं है। वहां पर मोदी बाप बन के बैठे हुए हैं। आज भी किसी की औकात नहीं उन्हें हिला का थोड़ा सा भी हिलाते। पहली बात। दूसरी, किसी की औकात नहीं है। और बीजेपी ऑल ओवर इंडिया बैठी हुई है, और हरियाणा के अंदर जो धुनाई करी है अपोजिशन की वो तो आपको हमने बता ही दिया है और पूरी दुनिया ने देखा है। यहां तक कि अमेरिका भी अगर पूरी ताकत लगा के कह रहा है कि इंडिया को हिलाओ, और हरियाणा अगर हार गए तो दिल्ली के ऊपर किसान जो है वो कब्जा कर लेंगे। हरियाणा ने कहा किसान दिल्ली नहीं छोड़ेंगे भाई, 1000 साल तक लड़े हैं दिल्ली के लिए, तो अब नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी जो बिल्कुल बहुत बढ़िया मेजोरिटी के साथ। मगर सर हाँ जी जी बीजेपी के अगर बीजेपी ना जीते तो एकदम लोग 370 की बात क्यों शुरू कर देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। नहीं, 370 की बात शुरू करो ना। जो एक्चुअली पता है क्या होता है कि जब आप किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते ना, ठीक है, तो आप झूठी उम्मीदें पाल लेते हैं कि ये अभी नहीं गिर रहा ना, अब देखिए आ गया ना, अब ये गिराएगा, वो भी थप्पड़ खा के बैठ जाता है। फिर अब नहीं, दूसरा आया ये गिराएगा, वो भी थप्पड़ खा के बैठ जाता है। फिर तीसरा आया वो गिराएगा, फिर थप्पड़ खा के बैठ जाता है। हर रोज कुछ ना कुछ, हर रोज कुछ ना कुछ। वो इसलिए क्योंकि नाउम्मीदी है, और उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई अल्टीमेटली मोदी को हराए तो हराए कैसे। ये चीज, और ये चीज सिर्फ इंडिया में नहीं है, आपके पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी रोज शाम को बैठ के प्लान बना लेते हैं मोदी को इस टूल किट से हराएंगे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया जैसा इतना बड़ा कंट्री जिसके अंदर नेशनलिज्म कूट कूट के भर दिया है मोदी ने, उसको तुम टूल किट से तो हरा नहीं सकते। और जो छोटी मोटी कमी ये लोग बताते हैं वो हैंडल कर लेते हैं। आप सोच कर देखिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने क्या लालच दिया है, इमेजिन करके देखो। 100 गज का प्लॉट और उसके ऊपर 2 कमरे का मकान बना के कांग्रेस देगी हर हरियाणा के घर को। सर ये तो पहले जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें मोदी जी आए हैं उस वक्त भी तो इन्होंने कुछ लोगों को कहा था कि पता नहीं कितने तो पैसे देंगे, जो सब लोग पेपर लेके पहुंच गए थे। 8,500 रुपए दिए थे ना उसमें। हाँ, 8,500 थे। 8,500। अब हरियाणा वालों का मेंटल लेवल देखो, वो 8,500 रुपए लेके लोगों ने खटाखट पैसे दे दिए यूपी के अंदर और बीजेपी को कमजोर कर दिया। हरियाणा वालों को 100 गज का प्लॉट देने का वादा किया, इन्होंने तब भी नहीं लिया कि बेटा तुझे भगाएंगे।
ये जिद देखो, यहां पर ये फेल हो गए। और उसे कुछ जब जब 8,500 नहीं दिए तो वो 100 गज का प्लॉट क्या हक देते, लालच तो दे दिया ना। मगर तो उन्होंने लोगों यही ने तो पूछा। देखा होगा ना, हिस्ट्री उठाई होगी तो। अब हिस्ट्री उठाई होगी तो वही ना कि 8,500 नहीं दिए, तो तू ये कैसे दे देगा। अब ये कहता है जी मैं तो सरकार में आऊंगा तो दे दूंगा। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि पूरे हरियाणा को अगर 8,000 100 गज का प्लॉट देके, और हरियाणा में प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा है, हद ज्यादा है। आपको अगर मान लिया 1 बीघा या 1 मरले जमीन, 1 कनाल जमीन लेनी पड़ जाएगी, तो आपको मतलब यकीन मानो बहुत महंगी है। और रेट फिक्स नहीं है। हो सकता है आज आपको वो मान लिया 1 कनाल जमीन है वो 1 करोड़ रुपए की मिल रही हो, कल कहेगा भाई मजा नहीं आ रहा, 1.25 करोड़ देगा तो दूंगा वरना नहीं। और आज उसको आप मतलब स्याही या बयाना दे के आ चुके हो कि ले भाई ठीक है, एक पेशगी पकड़ ले 25 लाख रुपए की, और कल आप उसको बाकी पेमेंट दे के आओ तो ये कहेगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, एक काम कर 1.5 करोड़ रुपए है तो अपने 25 लाख रुपए ले जा, मेरे को वैसे भी जरूरत नहीं है। ये ड्रामा चलता है हमारे यहाँ। मतलब नहीं बेचनी, मतलब नहीं बेचनी, बहुत महंगे रेट्स है। अब ऐसे में 100-100 गज के प्लॉट अगर पूरे हरियाणा को बांटना शुरू कर देगा तो होगा क्या। सबको पता था और सबने हिसाब किताब लगा लिया कि 1 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ पैसे उस मकान बनाने के, जमीन कहां से लाएगा ये नहीं पता। हाँ, अगर ये एक बार राहुल गांधी ने गलती कर दी, राहुल गांधी अगर एक बार ये कहता ना कि आप लोग मुझे वोट दो, मैं पाकिस्तान के अंदर तुम्हारे को 100-100 गज के प्लॉट दूंगा, तो हरियाणा वाले से वोट दे देते कि भाई वहां तो जाना है तो हमारे को। अब ये गलती कर गए राहुल गांधी, ये प्रॉब्लम है। और इस चीज को फिर कोई समझ नहीं रहा। और दूसरी चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई, मोदी के सामने राहुल गांधी के अंदर लीडरशिप की कौन सी क्वालिटी देख रहे हो। मतलब कोई तो क्वालिटी देखो यार। और तो उसकी देखो जो जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हैं काफी नहीं है। मैडम, हम मानते हैं ना ये तो क्वालिटी है। अब हाँ, प्रॉब्लम ये है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना। हमने हम देखो, जलेबी पे हमारे हरियाणा का कॉपीराइट हो गया, राहुल गांधी ने करवा दिया। और हम गरम जलेबी खाना पसंद करते हैं, और हम चाहते हैं वो जलेबी ना पाकिस्तानी खाएं, ना अफगानी खाएं, ना चाइना वाले खाएं, ना अमेरिकन वाले खाएं, हम खाएंगे। हम तो नहीं जाने देंगे हमारा ये ट्रेड सीक्रेट। जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ये ठीक है देखे इसलिए। ना, ऐसे कोई कोई लीडर नहीं कर पाया। जो इससे पहले मैंने उनकी कोई वीडियो देखी थी, पता नहीं वो क्या था वो पूरा, लेकिन इतना था कि वो आलू डाल के सोना निकाल रहे थे। हाँ वो भी मैडम, देखी थी। ये आलू डाल के सोना निकालता है, पेड़ के ऊपर लाल मिर्च लगा देता है, लाल मिर्च के पाउडर जो है वो फैक्ट्री में बना देता है। उसके बाद इसके पापा ने आलू के आलू पेड़ के ऊपर उगाए थे, और पेड़ जो था वो गिर गया था तो भूकंप आ गया था। ठीक है, उसके बाद मतलब सारे काम ये लोग कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राजीव गांधी तो फिर भी समझ गए थे कि आलू पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन इसको तो पता ही नहीं ना कि है क्या मामला। ठीक है, इसे गरीबी एक्चुअली पता क्या होता है मैडम। हम तो गांव देहात से उठ के आए हैं, और लिटरली जिस गांव के अंदर मतलब जोड़ के अंदर मतलब तालाब के अंदर भैंसे नहा रही होती थी, उनका और हमारा स्विमिंग पूल सेम था। ठीक है, कभी भैंस हमारे मतलब कभी भैंस से रेस लगा रहे हैं, वो तेज भाग रही है, कभी उसके ऊपर स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हमने तो दुनियादारी देखी है, बस के ऊपर बैठ के ट्रैवल किया हुआ, पीछे लटक के ट्रैवल किया हुआ। इस भाई को गरीबी देखनी पड़ती है कि अच्छा ये गरीब हाउस है। अच्छा, मजे की बात, जब ये गरीबी देखने भी जाता है ना मैडम, अपने साथ 600 रुपए लीटर की बिस्लरी की बोतल, अल्कलाइन वाटर वाली बोतल अपने साथ लेके जाता है। जब उसके घर में खाना खाता है तो उसके घर में खाना खाने के लिए उसके घर के बर्तन तक इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपना स्पेसिफिकली 5 स्टार वाला हाइजीनिक फूड वहां ले जाकर पहले तो उसके पूरे घर को सैनिटाइज किया जाता है, पूरा सब चीजें करने के बाद उसके वहां बैठ के फोटो खिंचवाता है, खाना तो फिर भी नहीं खाता। और कई बार तो वो बोतल 600 रुपए वाली जो पकड़ी जाती है ना मैडम, तो पता लगता है अब एक बार है ना गलती से हैंडपंप के नीचे, वो पानी के नीचे वो नहा लिया, 1 हफ्ते तक गायब रहा, क्योंकि स्किन के ऊपर इतने रैशेज आ गए, कुछ कहने की हद नहीं। अब मैडम ये राजकुमार है ना हमारे देश का, ये सर तीन जाहिर है राज इस किस्म के हमारे यहाँ भी है, इस किस्म के राजकुमार हमारे यहाँ भी है, ऐसे क्योंकि उनको आदत नहीं होती ना इतनी टफ लाइफ की। टफ लाइफ, हमारे को तो टफ बंदा चाहिए ना, हमारे को तो रफ एंड टफ चाहिए, चाय वाला चाहिए, चाय वाला है। उसको पानी में कूदा दो, हवाई जहाज में उड़ा दो, कुछ भी कर दो, वो सब कर लेता है। हमें तो ऐसे ही बंदा चाहिए। भाई वो प्लेन उड़ा लेते हैं, वो पानी में कूद के, वो मगरमच्छ से खेल लेते हैं, वो शेरों से खेल लेते हैं, जंगल में जाके फोटोग्राफी कर लेते हैं, वो सब कर लेते हैं। वो
डरते भी नहीं है। नोटबंद, अरे यार तो कल कल देखेंगे, आज रात 12 बजे के बाद नोटबंद देखी जाएगी क्या होता है। तो लोगों को समझ में ही नहीं आया क्या किया, जीएसटी लगा दे, ये कर दे, पाकिस्तान पंगा ले 4 बार। अरे 2 बार तो चलो ठीक है, पाकिस्तान ने पंगा ली, तीसरी बार तो मिसाइल अपने आप चल गई। अब ये हरकतें, हमें ऐसा बंदा चाहिए, रफ एंड टफ। चाइना ने 1 मारा, हमने 4 मारे, काम खत्म। उसके बाद चाइना कहता है जी सॉरी देखो आपको पीछे जाना पड़ेगा। कहता देख भाई बात तो तब होगी। अच्छा मजे की बात पता है क्या है, चाइना वालों ने पंगे लेने के लिए हमारे मतलब कुछ प्लेन, हमारी जो फ्लाइट्स थी वो बंद कर दी। ठीक है, इसने बंद कर दी। अब चाइना कह रहा है मोदी भैया प्लीज वो फ्लाइट खोल दो यार। कि क्यों कि यार हमारी जो एयरलाइंस है वो नुकसान में जा रही है। तो मैं तो नहीं खोलता, नहीं खोलता, काम खत्म। हमें ऐसा बंदा चाहिए ना, हमें यूं थोड़ना चाहिए कि 2008 के अंदर जाकर वो चाइनीज एम्बेसी में जाके एक एमओयू साइन करके आए, वो एमओयू किसी को पता ही ना हो कहां गया। मुझे ऐसा पर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं चाहिए जो बैंकॉक जा रहा है और पता नहीं किस लिए जा रहा है। और मुझे ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं चाहिए जिसका जो गुर्गा है, जिसका जो राइट हैंड टाइप का, जैसे एक सर्टिफिकेट इनकी कांग्रेस गवर्नमेंट खुद दे रही है, उसके पास से 5000 करोड़ रुपीस की कोकेन मिले, अफीम मिले। मुझे ऐसा बंदा भी नहीं चाहिए। अब मैडम 20 दिन मेरा लीडर ऑफ अपोजिशन कहा है, मेरे को चिंता होती है ना कहाँ गया। अब 20 दिन बैठ के डील फिक्स कर रहा है। अच्छा यार तू एक काम कर, तेरे को 2 लाख करोड़ रुपए देंगे। नहीं यार 2 लाख में मजा नहीं आएगा, तुम 2.5 लाख, नहीं यार 2 लाख ठीक है यार। वो 20 दिन बैठ के वो डील फिक्स कर रहा है। भैया हमें नहीं चाहिए ऐसे बंदे जो 20 दिन बैठ के डील फिक्स कर रहे हैं। मैडम आपके प्राइम मिनिस्टर्स 2-2 5-5 साल फॉरेन कंट्री में रह सकते हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर तो मेरे घर में रहता है। आप वाले अमेरिका में रहते तो डील फिक्स करते, हमारे वाला हमारे यहाँ रहता तो अमेरिका के ऐसे मार। और मैं ऐसे किसी बंदे को पसंद नहीं करूंगा जो 20 दिन अमेरिका के अंदर रह के है। मेरे को अभी भी गुस्सा है, और मेरे को नहीं पूरे इंडिया को गुस्सा है जिस जिसको ये बात समझ में है कि एक बात बताइए मैडम, सितंबर के अंदर 6 सितंबर को इसने इंडिया छोड़ा रात को 12 बजे, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है अमेरिका की फ्लाइट है, रात को 12 बजे वाली पकड़ी होगी। मैडम 8 तारीख को इसने एक भाषण दिया 1.5 घंटे का, बाकी दिन क्या किया पता नहीं। हो सकता है कुछ पर्सनल काम हो, क्या पर्सनल थे मुझे नहीं पता, लेकिन शक तो पैदा होता है। फिर उसके बाद 9 तारीख को 1.5 घंटे का भाषण दिया, उसके बाद कहा था पता नहीं। 10 तारीख को 1.5 घंटे का भाषण दिया, उसके बाद कहा था पता नहीं। हमारे पास सिर्फ 3 इसके प्रोग्राम थे जिसकी लिस्ट हमें पता थी कि ये कुछ कर रहा है। लेकिन सर इतना फेमस आदमी गायब कैसे हुआ? सुनिए तो सही, लास्ट लेकिन 10 तारीख के बाद जब उसने लास्ट सेशन किया लगभग 5 बजे के आसपास इंडियन टाइम के, और 15 सितंबर तक ये कहा था हमें नहीं पता, और हमें चिंता है किससे डील फिक्स हो रही थी, क्यों हो रही थी, बताओ ना भाई। मेरा पीएम जाता है वो सारी शेड्यूल फिक्स करता है कि इससे ये बात होगी, इससे बात होगी, इससे ऐसे बात होगी, इससे वैसे बात होगी, और डील फिक्स करके आता है, और मतलब सबको बताता है। ये क्यों नहीं बताता? अब एक बात बताइए, लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं इसे शैडो प्राइम मिनिस्टर मानता हूं कि कल को अगर मान लिया मुझे बीजेपी पसंद नहीं आती तो मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं कैसे सोचूंगा? सोच कर देखिए, मैं तो इसकी डेट्स नोट करता हूं कि कब अंडरग्राउंड हुआ। अब एक बात बताइए मैडम, 3 जुलाई से 21 जुलाई तक ये कर क्या रहा था, मुझे ये बताइए। कहां था पता नहीं, आज तक नहीं पता। मैडम 3 जुलाई को भाषण देता भाग जाता, और 20 जुलाई को रात को ये वापस आ रहा होता, लोगों ने वीडियो बना के डाली, तब दिमाग खराब हुआ। ढूंढ तो मैं भी रहा था कहां है, कहीं फोटो, किसी रैली, कोई इलेक्शन, कुछ तो दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा। अब मुझे शक है। उसके बाद बांग्लादेश में बैठा हुआ एक बंदा कहता है इसकी एक बीवी भी है, 2 बच्चे भी हैं। अब ये उसके ऊपर चुप बैठा, पूछ रहे हैं भैया तू शादी क्यों नहीं कर रहा? माफ कीजिएगा, हम ऐसे नहीं सर ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ भी खैर अमेरिका वाले सोते हुए प्रेसिडेंट को झेल सकते हैं, पाकिस्तान वाले ऐसे बंदे को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं जिसकी आधी जिंदगी फॉरेन कंट्री में कटी। मैं नहीं बना सकता, नहीं बना नहीं, और लेकिन अब सर तो बहरहाल अपोजिशन लीडर तो वो हैं, आप माने या ना माने, लेकिन बहरहाल अपोजिशन लीडर वो हैं। अब कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं वो तो आप लोग खुद ही पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल हम, और यही डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। और ये जितना अच्छा मजे की बात और मैं बताऊं आपको, इसने एक बेवकूफी करी है लीडर ऑफ अपोजिशन बनके। जब तक ये लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था ना, कोई इसको नोटिस ही नहीं करता था है कहां।
अब सारे मीडिया के कैमरे इस पे हैं मैडम। 2004 से लेकर 2014 तक बंदे की गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट के अंदर ये कब कहा जाता था किसी को नहीं पता था। हमने नोटिस ही तब करना शुरू किया जब ये 2019 में वो कर रहा था कि जी अब यहां पे और वहां पर ये राफेल का मोदी पे वो एलिगेशन लगाने लगा। लेकिन ये गायब कब होता है ये तब पता लगा जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन बना। और अब तो मीडिया के कैमरे इसके ऊपर फिक्स रहते हैं कि कहां गायब हुआ जी। आज राहुल गांधी दिखाई नहीं दिया, हमें तो 8 तारीख के बाद दिखाई नहीं दिया। अभी एक दो वो बयान आया उसके बाद फिर ट्रैक करेंगे तो है कहां भाई ये बता। राहुल गांधी जो है वो लापता हुए। लेकिन सर ये तो मीडिया का काम है कि वो पता लगाए कि कहाँ गायब हो जाते हैं, और मीडिया चाहे तो पता लगा सकता है। मेरे ख्याल में मीडिया का यही काम होता है। लेकिन बाहर भैया कल मीडिया क्यों कमाने पता के लोग लगाए, गायब हो तुम जाते हैं। बताओ तुम कहां इंडिया में कह दो ना हाजिर हो, किससे मिल रहे हो, कहां मिल रहे हो। लीडर ऑफ अपोजिशन तूफान मचाए रखता है, ये पता नहीं क्या क्या हरकतें करता रहता है। और सीधी सी बात मगर ये है भैया, हर पार्लियामेंट सेशन से पहले अमेरिका क्या करने जाता है ये बताओ। सर मजे हैं वाकई में। पार्लियामेंट्री सेशन से पहले अमेरिका क्या करने जाता है? हम्म। कोई डोज लेके आता है, कोई ट्यूशन पढ़ के आता है, कोई चमनप्राश खा के आता है, कुछ तो करता होगा। ये तो आप लोग ही पता लगा सकते हैं, आप लोग ही पूछ सकते हैं। आपका मीडिया सवाल मैं क्यों नहीं क्यों करता? पता जब झूठा वो बता पब्लिक गैदरिंग में होते हैं तो आपका मीडिया पूछे ना। मैडम नहीं पूछेंगे, उसे खुद बताना पड़ेगा। हमारा डेमोक्रेसी मीडिया है। तो सर हमारा मीडिया तो उल्टे सीधे सवाल करता है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन पूछ लेते हैं चाहे कोई जवाब दे या ना दे। लेकिन बहरहाल जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं उसके रिजल्ट पे बहरहाल हमारी नजर रहेगी, और हम उम्मीद करते हैं। आपको खुश फहमी पालने की एक आदत है आपके नेताओं को, वो पालते रहे। 370 अगले मतलब अगर उनको लगता है कि वापस आ जाएगी, वो इंतजार करें। ठीक है, बिल्कुल। सब्र करें, इंतजार करें। जब तक बीजेपी है तब तक तो आएगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी है 2050 तक बीजेपी जाएगी नहीं। अभी तक जितने हैं वो सारे टपक चुके होंगे, और जो उस टाइम पे आएंगे उनकी हालत खराब हो चुकी है। और किसी दिन आप डिस्कस इस चीज पर कर सकते हैं कि बीजेपी 2050 तक क्यों नहीं जाएगी। नहीं तो मैंने एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, वो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि नहीं क्या रीजन है कि बीजेपी को हटा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा है 2050 तक। नहीं नहीं, ये हम आपका वीडियो भी देखेंगे, लेकिन हम आपसे पूछेंगे भी अपने चैनल पे बुला के कि आखिर ऐसी कौन सा च्यवनप्राश खाया है या सब कौन सा चमत्कार किया जिससे कि बीजेपी जो है 2050 तक रहने वाली है। तो उस पे हम डेफिनेटली बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।